Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 18th November, so let's get started. Before starting, let me inform you that in 450 plus series, for those who have subscribed to the course, I have uploaded two lectures in the morning. One is digital public infrastructure, which is extremely important, okay, from your science side, क्योंकि पिछले 2 साल से हम जो मेंस में देख रहे हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन आ रहे हैं. ओके और अब हमने डीपीआई को बनाया है अपनी फॉरेन पॉलिसी का भी एक टूल. हमारा गोल ये है कि फॉरेन डीपीआई यानी क्या है, तीन चीजें ना. एक तो आधार, दूसरा हमारा डेटा और तीसरा यूपीआई. हम चाहते हैं इसमें हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमने किए हैं, प्रोग्रेस किए हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, ये सब हम शेयर करें विद द डेवलपिंग वर्ल्ड. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज. एंड ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी हम लोगों ने जो ग्लोबल समिट होस्ट किया है, ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, इन कंट्रीज के साथ हम ये सब शेयर करना चाहते हैं. तो मैंने ये टॉपिक आपको मेंस 450 में करा दिया है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं. एंड सेकंड मैंने आपके साथ लिया है वेस्ट मैनेजमेंट. इसका सिवा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ है, इसके अभी 3-4 लेक्चर और आएंगे, जिसमें मैं एक लेक्चर बनाऊंगा ई वेस्ट पर. नेक्स्ट विल बी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन. Okay, then I will have a separate lecture on medical waste disposal rules etc. and then landfill sites और उसमें लगने वाली स्पेशली फायर इंसिडेंट्स. ओके, तो आज हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया है, अभी इसमें हम 4 लेक्चर और देखेंगे, तब जाकर ये आर्टिकल कंप्लीट होगा. और डीपीआई आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस टॉपिक. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट मेंस 450. जिन्होंने सब्सक्राइब किया मैंने उनके लिए शेयर कर दिया है लिंक उनको. ओके, चलिए न्यूज़पेपर में देखते हैं. न्यू चैलेंजेस इमर्जिंग, कंडेम्ड सिविलियन डेथ इन इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट. यहाँ पर हमारा जो समिट चल रहा है ग्लोबल साउथ का, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमास और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है, इट इज ए न्यू चैलेंज टू ग्लोबल साउथ प्रॉस्पेरिटी. ओके, दिस वाज द सेकंड वर्चुअल समिट जो इंडिया ने होस्ट किया है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. फर्स्ट वाला हुआ था जनवरी में. नाउ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनके एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है, ओके, गरबा करते हुए, जो कि डीप फेक का यूज करते हुए बनाया गया है. एंड ही हिमसेल्फ सेड दैट कि ही वाज सरप्राइज कि ये इतना परफेक्टली बनाया गया है कि ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल है. बट वो जानते हैं कि उन्होंने गरबा नहीं किया बचपन में सिख के बाद. Alright, so here he asked for educating people regarding the capabilities of artificial intelligence and deepfake technology. Citing an example of a deepfake video that shows him doing the garba, it can pose and the crisis they trigger if misused. Okay, और deepfake पर हम लोग ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में इसमें यूज होने वाली सारी टेक्नोलॉजीज, इसके चैलेंजेस, इसके यूज, इवन यूज भी है deepfake के, ऐसा नहीं है कि मिस यूज ही है, यूज भी है. जैसे अगर सपोज कोई मणिपुर से रिपोर्ट कर रहा है, ओके, या किसी भी ऐसी रिजीम से जैसे नॉर्थ कोरिया है, जहाँ पर थोड़ी सप्रेसिव टाइप की रिजीम हो, या जहाँ पर आपके अरेस्ट होने का डर होता है आपको, तो मीडिया पर्सन डीफेक का यूज करके अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकता है. और इतना परफेक्टली कि जेंडर तक चेंज हो जाएगा, मेल रिपोर्टर है वो फीमेल की तरह दे देगा रिपोर्टिंग. ओके, तो यूज भी है डीफेक के. हमने ये सब डिस्कस किया है मेंस 450 में, आप में से जिसने वीडियो देखा होगा आप जानते होंगे. हरियाणा एक लॉ लेकर आया था कि हम 75% जो जॉब्स होंगी प्राइवेट सेक्टर में, दे विल बी रिजर्व फॉर ओनली पीपल हु आर रेसिडेंट ऑफ हरियाणा. तो जब वो आया था तब कई लोगों ने इस पे काफी आधे आधे घंटे का वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट किया था, बट इट वाज ऑब्वियस कि ये कोर्ट में टिक नहीं पाएगा. ओके, तो ऐसी फालतू चीजों को में टाइम वेस्ट मत किया कीजिए, वीडियो बनाने वाले बनाते रहते हैं. ओके, लेकिन एज अ सिंसियर एस्पिरेंट आपको ये सब नहीं करना चाहिए. Now, underlining that a government cannot discriminate against individual merely because they do not belong to a particular state. तो हरियाणा हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया है लॉ दैट वाज पास्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट इन 2020 दैट प्रोवाइडेड 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स टू द रेजिडेंट्स. ओके, उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव माना है ऑफ पार्ट 3. अडानी कोल इंपोर्ट केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है. पहले आप मुझे बताइए कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है. और पता है मैंने आपको सारी मिनिस्ट्री और उनके अंडर में आने वाले वेरियस डिपार्टमेंट ये सब बताएं जब मैंने आपके साथ नया नया शुरू किया था जून जुलाई में न्यूज़पेपर डिस्कशन. तब मैं आपको डेली हर एक मिनिस्ट्री की वेरियस डिपार्टमेंट्स के बारे में बताता था, उसके अंडर में आने वाली स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में ही बताता था.
ओके, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अडानी ग्रुप ने कोल इंपोर्ट का ओवर वैल्यूएशन किया। फॉर एग्जाम्पल कि वो ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट कर रहे थे 100 रुपीज में, ठीक है, एक फेक इन्वॉइसिंग बनाते थे कि हमें ये कोल पड़ा है 200 रुपीज का, इंडिया में लाना है, ओके, और उसके बाद फिर सारे अपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, थोड़ा बहुत प्रॉफिट एक्स्ट्रा जोड़ जाड़ के सरकार को 230 रुपए में बेचा इन्होंने, ओके। तो ये इन्होंने यहाँ पर इन्वॉइसिंग में जो ओवर बिलिंग की है उसको लेकर ये केस है, ओके। जो अडानी ग्रुप की इमेज खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। और यहाँ पर ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे इंडिया कंडेम्ड दी हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक इन इजराइल, वी ऑल नो दिस, बट हमने साथ ही ह्यूमैनिटेरियन एड एंड असिस्टेंस भी भेजा है फॉर पीपल ऑफ पैलेस्टीन। नाउ प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ग्लोबल साउथ नीड टू स्पीक इन वन वॉइस फॉर द ग्रेटर ग्लोबल गुड। इंडिया एडवोकेटेड रिस्ट्रेंट व्हाइल एम्फेसाइजिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। हमने इसराइल को ये तो कहा कि आपके पास राइट है खुद को सेल्फ डिफेंड करने का, बट स्टिल इफ पॉसिबल यू कैन एक्सरसाइज द रिस्ट्रेंट, ताकि सिविलियंस डेथ ना हो ज़्यादा। We try to walk the diplomatic tightrope by committing to the Palestinian cause. हम मैंने आपसे कई बार डिस्कशन में कहा है, we are against the Hamas, not against the Palestinian people. हमारा स्टैंड आज भी वही है जो हमेशा से है, टू स्टेट सॉल्यूशन, कि पैलेस्टीनी को एक सफिशिएंट टेरिटरी के साथ उसे एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन बनना चाहिए। एडवोकेटिंग डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। और क्योंकि ऐसा मैसेज जा रहा था वर्ल्ड ओवर कि इंडिया इसराइल का कुछ ज़्यादा फेवर कर रहा है और वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, बच्चों की डेथ हो रही है, सिविलियंस डेथ हो रही है, तो हमने अपना स्टैंड कन्वे करने के लिए कि वी आर अगेंस्ट दी हमास, वी आर नॉट अगेंस्ट दी पैलेस्टीनियन पीपल, ओके, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो अपहोल्ड द राइट ऑफ इसराइल फॉर सेल्फ डिफेंस। क्योंकि अल्टीमेटली पहले उनके यहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ, उनके यहाँ 1400 लोगों को किल किया गया, 200 से ज़्यादा लोगों को हॉस्टेज लिया गया, तब जाकर इसराइल ने गाजा पर अटैक किया, गाजा स्ट्रिप है जो पैलेस्टीन की, ओके। तो हमने अपना ये स्टैंड, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए वहां के वेस्ट एशियन रीजन के सभी लीडर से लगभग बातें की है प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली, ईरान, जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई एज पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ओके। वेल नेक्स्ट, या एक कॉपरेशन अंडर द फ्रेगमेंट ऑफ 5C, ये 5C याद रखिएगा कि ग्लोबल लेवल पर कॉपरेशन करना चाहिए हमें अंडर दिस फ्रेमवर्क ऑफ 5C, दैट स्टैंड्स फॉर कंसल्टेशन, कॉपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ओके। इन्होंने हमने गोल क्या दिया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एआई के मिसयूज के साथ ही जो मीटिंग हो रही थी, वर्चुअल समिट, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कुछ चीजें हाईलाइट की है। मोर देन 13.5 करोड़ फैमिलीज बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम पॉवर्टी इन वन टॉपिक, ओके, एंड 2 करोड़ women एसोसिएटेड विद सेल्फ ग्रुप लखपति, ओके। ये क्या है, लखपति बहना योजना करके, ओके। इसमें करीब 2 करोड़ women को इतना सक्षम बनाया जाएगा कि वो भी 1 लाख रुपए तक की इनकम कर सकें, ओके, इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनको। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कहा था कि चीफ सेक्रेटरी इस तरह की जो पोस्ट है ना, ऐसे मिसयूज कई देखे जा रहे हैं, पंजाब से लेके यूपी से लेके दिल्ली तक। यानी कि जो प्राइवेट एजेंसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज को हायर किया जा रहा है एज अ कंसल्टेंट, ये इस बेसिस पे किया जा रहा है कि क्या उनका कोई रिलेटिव, उनका बेटा या उनकी बेटी उस कंपनी में जॉब करती है, या उस कंपनी को अगर सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है तो क्या बदले में वो उनके किसी फैमिली मेंबर को जॉब ऑफर दे सकते हैं, ओके। छोटा मोटा भी नहीं, करोड़ों का पैकेज सीधे। वैसा ही कोई दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी पर एलिगेशंस लगे हैं that he abused his position to enable a lucrative collaboration for his son tech company by pending tender related rules। उन्होंने रूल्स तक को मॉडिफाई किया और अपने बेटे की एक स्टार्टअप कंपनी थी जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, हार्डली 3 या 5 मंथ, 8 मंथ ओल्ड कंपनी थी, ओके, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इन्होंने इतना बड़ा। क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी लैब्स at ILBS to his son 8-month-old inexperienced startup sense tender, ओके। तो ये एक अलग करप्शन का तरीका निकल के आ रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आज आपको गवर्नमेंट की कई स्कीम्स के लिए, या जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एम्ब्रेस कर रही है गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी में, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको प्राइवेट सेक्टर से ही हेल्प लेनी पड़ती है, ओके। आर्टिफिशियल
ऑगमेंटेड रियलिटी या इस तरह की चीजें जो बना रहे हो आप, तो वो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से ही बनेगा। बट प्राइवेट सेक्टर की किस कंपनी को आपको एज अ कंसल्टेंट हायर करना है, वो काफी हद तक डिपेंड कर रहा है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं अधिकतर स्टेट्स के, या और भी जो दूसरे सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो किस बेसिस पर चूज कर रहे हैं उनको। ओके, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें कि हम किस कंपनी को हायर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और फिर लगभग हर टेंडर में किसी भी स्टेट को कंसिडर कर लो, आपको वहां पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट सैंक्शन करने वाले सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को किसी ना किसी तरीके से आपको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां मिलेंगे। मैंने पहले भी एक आर्टिकल में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था आपके साथ। यहाँ पर मराठा कोटा लगभग सभी पार्टी कह रही है चलिए हम तो देना चाहते हैं, बट ये जो आदमी है इन्होंने कहा है कि आपको देना है दो, लेकिन ओबीसी का शेयर कम करके नहीं दोगे। फिर वही बात आ जाती है 50% वाली सीलिंग एंड सो ऑन। ओके, ग्लोबल साउथ समिट में हमने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें की। There is a commitment to bridge the digital divide for students by addressing gaps in technological infrastructure and working together to develop affordable and accessible technology and resources including in local language. The second edition of Voice of Global South Summit चल रहा है। 125 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। हमने डिसाइड किया वी विल नैरो डाउन द डिजिटल गैप, एनहांसिंग कोलैबोरेशन इन फोस्टरिंग लाइफ टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स। और जैसा कि मैं आपसे अपने हर डिस्कशन में कहता हूं कि हमें चाइना की तरह गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप नहीं रखना है, हमें साथ में आगे बढ़ना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है उनकी, देखिए उन्हें और बेहतर बनाना है। हमने तंजानिया में एक अपना आईआईटी भी ब्रांच भी खोली है ना। आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, क्योंकि मैं आपके साथ ये सब डिस्कस करता रहता हूँ रेगुलर, कौन से आईआईटी ने ब्रांच खोली है और तंजानिया की कौन सी सिटी में खोली है। ठीक, ये दोनों के जवाब देना मुझे, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो डिस्कशन को तो। नाउ बिल्ड ऑन द ट्विन पिलर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये दोनों पे फोकस करने की जरूरत है हर डेवलपिंग कंट्री को। सिर्फ एजुकेशन देने से कुछ नहीं होगा अगर स्किल्स नहीं दे रहे हो, और सिर्फ स्किल देने से कुछ नहीं होगा अगर एजुकेशन दे रहे हो। इसकी थीम क्या थी? टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। अब देखिए जो थीम्स होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपसे प्रीलिम्स में पूछ ली जाएंगी या क्वेश्चन आ जाएगा इस पर, नहीं, लेकिन ये इस तरह की थीम्स ही आपके ऐसे को अच्छा बनाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जरा। कल हमने डिस्कस किया था कि उड़ीसा ने डिसीजन लिया है कि ट्राइबल्स अपना लैंड एक नॉन ट्राइबल को सेल कर पाएंगे। उसको लेकर कुछ ऑपोजिशन ने हंगामा किया, कुछ कंट्रोवर्सी हुई, और फिलहाल के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को विथहेल्ड कर लिया है। ये अमेंड करने वाले थे 67-year-old रेगुलेशन टू अलाउ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब टू सेल देयर लैंड टू नॉन ट्राइबल्स। बट सच ये है कि ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू टेक एनी डिसीजन ऑन Odisha Scheduled Area Transfer of Immovable Property Regulation 1956 and not the cabinet। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि only president has this authority to change this। मीसल्स, क्या आप मुझे बताएंगे कौन सा डिजीज है? वायरल है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, क्या है? बता देना कमेंट सेक्शन में। एस्टिमेटेड 11 लाख चिल्ड्रन। अब देखिए मीसल्स को टैकल करने के लिए हमें 2 डोज में दवाई देनी पड़ती है, तो 1 डोज तो लगभग सब ले ही लेते हैं, सेकंड डोज में थोड़ी आनाकानी हो जाती है। और स्पेशली कोविड आने के बाद करीब 2 साल तक ना इस पे ज्यादा फोकस किया नहीं गया, तो काफी सारे केसेस आए। एन एस्टिमेटेड 11 लाख चिल्ड्रन इंडिया मिस देयर क्रूशियल फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन इन 22। दिस पुट इंडिया among 10 countries with the highest number of children who did not receive the first shot. India is among 37 countries that witnessed large or disruptive outbreak, reporting 40,000 measles cases in 2022. There was a dip in routine immunization during 2020 and 21 because of the pandemic. 2 doses of measles vaccine offer 97% protection for life. इसके symptoms होते हैं high fever, cough, runny nose and red rashes such as brain swelling, pneumonia, breathing problems, severe diarrhea may lead to death. According to report, 33 million children globally missed either both doses or second one. यहाँ पे कवर ड्यूरिंग दी 3 राउंड्स ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष में हमने काफी सारे डिसीज को कवर किया है, उसको इम्यूनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो अगेन मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, मिशन इंद्रधनुष।
क्योंकि इसमें 2.0 जो आया है ना उसको थोड़ा डिटेल में लेना है मुझे। दिस ईयर द कवरेज ऑफ कैंपेन वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 5 ईयर। ठीक है, तो हमने इसका कवरेज थोड़ा बढ़ाया है कि 5 साल तक के बच्चों को हम देंगे, पहले 2 साल तक के बच्चों को देते थे। दिस वॉज मेनली डन टू इंश्योर हाई कवरेज ऑफ मीजल्स रूबेला वैक्सीन टू रीच द गोल ऑफ एलिमिनेशन। और हमने एलिमिनेशन रखने का गोल कब तक रखा था? 2023 का। ठीक है, और टीबी का गोल क्या है हमारा? पूरा लेक्चर देखा है हमने टीवी पे 2020, आप ही बताएंगे। ठीक है, अगर फॉलो करते थोड़ा एंगेजमेंट होना चाहिए आपकी तरफ से, ताकि आपको लगे कि हम रोज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं है, ये चीजें आती रहती है, न्यूज में रिपीट होती रहती है। इंडिया वुड नीड टू वैक्सीनेट 95% ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, और ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए हमने सबके लिए टारगेट रखा है। हमने एड्स के एलिमिनेशन के लिए टारगेट रखा है, हमने टीबी के एलिमिनेशन के टारगेट रखा है, हमने मीसल्स के एलिमिनेशन के लिए टारगेट रखा है, हमने मलेरिया के एलिमिनेशन के लिए टारगेट रखा हुआ है। ठीक है, और ये सबके लिए एक ईयर फिक्स किया गया है। अब प्रीलिम्स में कल को वो तुम्हें मैच द फॉलोइंग में स्टेटमेंट बना के दे देगा तो फंस जाओगे। ऐसे मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करता हूँ चीजों को याद रखने के लिए। मीसल्स हम एलिमिनेट करना चाहते हैं 2023 तक। टीबी आप बताइए, मैं करवा चुका हूँ, कब एलिमिनेट करना चाहते हैं? डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑल दीज थिंग्स, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वही गवर्नर, तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि का है, जिन्होंने 10 बिल्स को रिटर्न कर दिया है। और कुछ बिल ऐसे हैं जिसमें कुछ ऐसा गलत नहीं था। ठीक है, जो कि ऑब्वियस है कि दोबारा पास होने हैं, वापस आपके पास ही आने हैं, तो बेटर होता है कि आप एसेंट दे देते हैं। 1974 7 judge bench in Shamsher Singh versus State of Punjab, it ruled that governor of a state can act only upon aid and advice or in accordance with the aid and advice of their ministers. Okay, exceptional, जबकि सिर्फ उन सर्कमस्टेंसेस में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अथॉरिटी दी हो कि यहां पर गवर्नर अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज उनको एड एंड एडवाइस में ही काम करना होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब वाले केस में भी रिट्रेट किया दैट गवर्नर्स आल्सो cannot be oblivious to the fact that they are not elected representative. ओके, तो आपको एक पैटर्न कॉमन देखने को मिल रहा है सभी जगह पर, दैट जहां जहां ऑपोजिशन की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वहां पर गवर्नर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। दिस इज अ डिसमल पैटर्न ऑफ ब्लेटेंट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। So BJP-led center overreaching and interfering the work of elected governments in the state ruled by non-BJP। बट ये इस तरह की लैंग्वेज एग्जाम में यूज मत करना, बीजेपी नॉन बीजेपी ये नहीं, बट आप बस इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि ऑपोजिशन लेड पार्टी जहां पावर में होती है स्टेट पर, वहां पर गवर्नर्स की तरफ से काफी ज्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, ये एक बिल था जिसको रोक दिया। प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग, एंटी करप्शन मेजर, लेजिस्लेशन ऑन नीट। अब देखिए एक नीट वाला अगर आप छोड़ दें तो बाकी के तो बिल में कोई दिक्कत नहीं दिखती है। ठीक है, वो दोबारा पास हो ही जाने हैं, और इसी के लिए फिर तमिलनाडु असेंबली ने स्पेशल सेशन बुलाया ताकि इनको तुरंत दोबारा पास किया जाए। पहले भी इन्होंने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी जहां पर इन्होंने एक मिनिस्टर को ही डिसमिस कर दिया था। ठीक है, ही डिसमिस ए मिनिस्टर वी बालाजी, ए डिसीजन ही टुक बैक लेटर। जबकि ये पॉसिबल नहीं है कि गवर्नर अपनी मर्जी से किसी मिनिस्टर को डिसमिस कर सके। दो ए मिनिस्टर एंजॉय द पावर एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर, बट ये कोई गवर्नर का डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। वो चीफ मिनिस्टर रेकमेंड कर सकते हैं उसको कि ये आदमी रिजाइन नहीं कर रहा, आप इसको डिसमिस कर दीजिए, तब कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने एक बार वो कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी जब हर सेशन के स्टार्टिंग में, चाहे वो लोकसभा हो तो प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं, अलग अलग स्टेट असेंबलीज हो तो वहां की गवर्नर स्पीच देते हैं पहले। तो जब इनको स्पीच दिया गया था लिखकर गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन्होंने स्पीच के कुछ पार्ट पढ़ने से मना कर दिया था। तब भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी क्योंकि ये अथॉरिटी इनके पास नहीं है। सो अल्टीमेटली इट रिक्वायर्स एक कोर्स करेक्शन। ठीक है, गवर्नर का बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, एक हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का इस तरह का मिसयूज जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। ओके, अब रही बात इस टॉपिक की, तो मैं इसको मीन्स के पर्सपेक्टिव से तो आपको कराऊंगा ही, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसमें पुंची कमीशन, ठीक है, उसके बाद हमारा वेंकट चलैया कमीशन जो था, राइट, एंड सरकारिया कमीशन, इनकी जो रिकमेंडेशन है गवर्नर्स गवर्नर से रिलेटेड, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको चीजें थोड़ी बेटर तरीके से समझ में आएंगी। ओके, राइट, देखिए ये लिखा तो इन्होंने है मिस्टर राम माधव, बट आई वोंट रेकमेंड कि आप इसको पढ़िए क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं मैं क्यों मना कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाउंडेशन इज विद आरएसएस। ये तो काफी हद तक चीजें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं।
बट चलिए एक बार सुपरफिशियली देख लेते हैं। वेस्ट एशिया में पीस क्यों जरूरी है इंडिया के लिए? क्योंकि एनर्जी रिच रीजन है। हम लोग काफी सारा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। काफी सारा ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है हमारी, स्पेशली यूएई, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री के साथ। सो ये कन्फ्लिक्ट और ज्यादा एक्सपैंड हो जाए और पूरे एंटायर वेस्ट एशिया को डिस्टेबलाइज ना कर दे, यही कंसर्न लेकर हम लोग अमेरिका के साथ हमने अभी 2+2 डायलॉग किया है। ओके, हमने रिट्रेट किया है कि हाँ, इसराइल बिल्कुल सही कर रहा है हमास टेरर के साथ फाइट करके। ओके, बट एट द सेम टाइम इट आल्सो नीड टू एडर टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, कि जो एड पहुंचाई जा रही है लोगों के लिए उसको ना रोके। Preventing the conflict from the spreading and preserving stability in the Middle East and working towards a political solution and durable peace were mentioned as the objective in 2+2 summit. Okay. Next, अब इजिप्ट की बात करते हैं। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे ना उस टाइम, नासिर नासिर एंड नेहरू की दोस्ती बहुत अच्छी मानी जाती थी। ठीक है, और इजिप्ट क्या कंट्रोल करता है? स्विस कैनाल। तो जब 1961 में हम लोग गोवा को लिबरेट कराने की कोशिश कर रहे थे, तो पोर्चुगीज अपनी नेवी को भेजना चाहता था यहाँ पर, कि इंडिया कैसे हमारी कॉलोनी ले रहा है। गोवा उनकी कॉलोनी थी। ठीक है, तो जो नासिर थे इन्होंने नेहरू जी के कहने पर जो स्विस कैनाल था उसको बंद कर दिया था, ताकि पोर्चुगीज शिप वहां ना पहुंच पाए गोवा में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया आज ही बस वर्ल्ड इंडिया की सुन रहा है, पहले भी सुनता था। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन मैटर ऑफ टाइम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोल रहा है वेस्ट एशिया में, अगर हमारे रिलेशनशिप ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाए तो, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान इस्लामिक एंगल खेलता रहा वहाँ पर, एडिंग एंड अबेटिंग इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एंड टेररिज्म इन इंडिया। एंड इवन दाऊद इब्राहिम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? दुबई में मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में पाकिस्तान ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बहुत बढ़ाता रहा था। बट ये चीज़ें अब काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म। वी आर नाउ स्ट्रेंथनिंग टाइज विद ऑलमोस्ट ऑल द वेस्ट एशियन कंट्रीज। एग्जाम्पल, कश्मीर से जब हमने आर्टिकल रिमूव किया, तब किसी भी वेस्ट एशियन कंट्री ने इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया था, ना ही यूएई ने, ना ही सऊदी अरेबिया ने। के और क्योंकि आज का वेस्ट एशिया वैसा नहीं रहा जो पहले था। आज इनके आपस में ही बहुत सारी राइवलरी चलती है इनके आपस में। ठीक है, ईरान सऊदी की नहीं बनती। इराक को, लिबिया को अमेरिका ने ऑलरेडी काफी हद तक डिस्टर्ब कर रखा है। सीरिया परेशान है। ठीक है, ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था वो भी। इस्लामिक स्टेट जैसे आईसिस की टेररिज्म की राइज हुई है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आज इस रीजन में काफी सारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिस वजह से ये खुद चाहते हैं इंडिया के साथ पार्टनरशिप। दूसरा, हमने भी अपनी पार्टनरशिप को अपनी फॉरेन पॉलिसी को डीहाइफिनेट किया है। ऐसा नहीं है कि हम इसराइल से भी बात करेंगे, हम पैलेस्टीन से भी बात करेंगे। ठीक है, बट सेपरेटली सबसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि या तो आप इसराइल के साइड हो या पैलेस्टीन के साइड हो, वैसा कुछ नहीं है। हमारी पॉलिसी अब बिल्कुल डीहाइफिनेट है, हम दोनों के साथ डील करेंगे, बट अपने अपने टर्म्स पे। ठीक है, तो पैलेस्टीन में गए भी थे प्रधानमंत्री, रामल्ला वहां की कैपिटल है, और वहां पे उनको दिया गया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पैलेस्टीन फ्रॉम महमूद अब्बास। नाउ, वेस्ट एशिया ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर विद इंडिया, ऑलमोस्ट $150 बिलियन। ठीक है, लार्जेस्ट याद रखिएगा, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है ये वेस्ट एशिया। अब इस 150 में से 90 + 50, 140 तो दो ही कंट्री से आ जाता है, यूएई और सऊदी अरेबिया। Now there is strong partners. We are strong partners in strategic and counter-terrorism cooperation, OIC। ठीक है, कब बना है? 1969 में। ओआईसी में कभी भी इंडिया को ना अलाउ नहीं किया जाता। इवन इंदिरा गांधी के टाइम भी उन्होंने भेजा था प्रेसिडेंट को कि आप वहां पे पार्टिसिपेट कीजिए, बट पाकिस्तान ने अटेंड नहीं करने दी थी मीटिंग। ठीक है, बट 2019 में ओआईसी में इंडिया को इनवाइट किया गया था एज ए स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर, जब हमारी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज थी। ओआईसी वेंट अहेड एंड इशूड द अबू धाबी डॉक्यूमेंट नॉट मेंशनिंग कश्मीर इशू फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम हुआ था जब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन ने कश्मीर इशू को मेंशन नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी असर्टिव एंड सक्सेसफुल है। नॉट ऑल वेस्ट एशियन पावर सपोर्ट हमास एंड हिजबुल्लाह। इंडिया शेयर्स द व्यू ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन, बिल्डिंग ए सॉवरेन, इंडिपेंडेंट एंड वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन दैट लिव साइड बाय साइड एट पीस विद इसराइल। ये हमारा गोल है। ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था 93 में, बिल क्लिंटन ने मीडिएट किया था। ओके, ऑलमोस्ट टू स्टेट सॉल्यूशन पर एग्रीमेंट हो चुका था, बट उसके बाद कुछ हरकतें हुई जिस वजह से ये कैंसिल हो गया। इजराइल एंड पैलेस्टाइन अथॉरिटी साइंड हेब्रोन प्रोटोकॉल आल्सो। ये हेब्रोन पीपल से कंसर्न था। नाउ अकॉर्ड कोलैप्स बिकॉज ऑफ हमास टेरर अक्रॉस गाजा एंड इन इसराइल। तो इस बार भी हमास ने वही किया है कि जो भी अप्रोचमेंट होने जा रहा था सऊदी अरेबिया के साथ, उसको रोकने के लिए ही उसने ये अटैक किया था।
बट ऑब्वियसली देयर इज अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ टेरर, हमारे इंडिया में भी हम यही मानते हैं. सो दे आर दो इंडिया इज कमिटेड टू स्टेट सॉल्यूशन एज ए लास्टिंग बेसिस फॉर पीस इन वेस्ट एशिया. ये है कि कुछ का मानना है कि रशिया काफी डिक्लाइन हो गया है यूक्रेन में, कुछ का मानना है कि नहीं हुआ है. ओके, तो मैं इसको ग्रुप में डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा, बट अगेन आई एम सेइंग कि इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आप एग्जाम के लिए यूज कर सकें. लेकिन फिर भी मैंने हाईलाइट किया तो आप देख सकते हैं. बस आप कुछ बातें याद रख लीजिएगा कि फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन कर लिया है, राइट. फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन कर लिया है. ओके, और यूक्रेन, यूक्रेन को अब कहीं ना कहीं जो दूसरी कंट्रीज हैं वो इस वॉर में अब और नहीं पड़ना चाहती, वो वेपन्स या फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के मूड में अब और ज्यादा नहीं है. ठीक है, और वैसे ही वर्ल्ड का ध्यान थोड़ा सा अब इसराइल पैलेस्टीन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस तरफ है, यूक्रेन की तरफ वो ज्यादा देख भी नहीं रहे हैं. और रशिया ने काफी सारी टेरिटरी ऑलरेडी कैप्चर कर ली है यूक्रेन की, और ये इम्पॉसिबल है कि वो उसको लौटाएगा कभी. ओके, और इस पूरे फसाद की अगर जड़ देखें हम लोग तो रशिया काफी टाइम तक कहता रहा था, ठीक है, रशिया है, यूक्रेन है, और इधर जितनी मेंबर्स हैं वो सब नाटो का ऑलरेडी पार्ट है. तो रशिया हमेशा वार्निंग देता रहा काफी टाइम तक कि आप हमारे कंसर्न्स को समझिए, नाटो का एक्सपेंशन मत कीजिए, यूक्रेन को नाटो का पार्ट मत बनाइए. ठीक है, बट यूक्रेन कहता रहा कि नहीं नहीं, हम तो वी आर सॉवरेन कंट्री, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं. और इसलिए लोग मजाक बढ़ाते हैं कि एक जोकर को प्रेसिडेंट बनाया और उसने ऐसी हरकत की कि आज पूरा यूक्रेन डिस्ट्रॉय हो गया. ठीक है, जबकि सच यही था कि नाटो को एक्सपेंड करना भी नहीं था और यूक्रेन को नाटो की तरफ जाना भी नहीं था. अल्टीमेटली क्या हुआ कि नाटो और रशिया के बीच में फंस के पूरा यूक्रेन डिस्ट्रॉय हो गया. राइट, क्रिकेट से रिलेटेड है, आपको देखना हो तो खुद से पढ़ लेना, नथिंग वर्थ एग्जामिन. ऑल राइट, पहले ये बताइए COP27 कहाँ हुआ था. ठीक, COP28 तो होने जा रहा है दुबई में. दिस ईयर सेट टू बी टू ओवरटेक 2016 एज द वार्मेस्ट ईयर. ऑब्वियसली बात है कि 23 को माना जा रहा है कि ये ब्रीच कर देगा 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड जो हमने रखा था. ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में उतना रिडक्शन देखने को नहीं मिला है अभी तक भी. क्योंकि हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन अगर हमें ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री के अंडर में रोकना है तो हमें रिड्यूस करने हैं अपने ग्रीन हाउस एमिशन बाय 43%, बट कोई कंट्री नहीं कर रही है. उसके अलावा मनी, मनी इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं कि मनी और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी चाहिए डेवलप कंट्रीज को, क्योंकि इन्होंने पूरा एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय किया है, क्लाइमेट खराब किया है, बट वो प्रोवाइड करती नहीं है. Amount of money being made available to developing countries for adaptation measures for actually declining. Developing countries need at least 12 to 15 billion dollar each year, but barely 21 billion dollars is actually flowing in. Okay, ये कहती है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट. अब मुझे ये बताइए कि अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है. ओके, नाउ अब COP28 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन विल बी विजिबल ओनली ओवर ए लॉन्गर पीरियड. जैसे कि हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का रिजल्ट अब देखने को मिलता है कि ओजोन लेयर थोड़ी हील हो रही है, राइट. और हमें रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करने का गोल रखा है हमने ग्लोबली. टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अक्रॉस द वर्ल्ड इज लिटिल लेस देन 3400 गीगावाट. ओके, काफी होती है. अगर मेगावाट में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगी 34 लाख मेगावाट. ओके, द आइडिया इज टू ट्रिपल इट बाय 2030. तो ये हमें 3400 गीगावाट से इसको बढ़ाकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं 10,000 गीगावाट तक ले जाना है. ओके, द आइडिया इज टू ट्रिपल इट बाय 2030. और अगर हम लोग ये कर पाते हैं तो वर्ल्ड की 70% ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन 2030 विल बी रिन्यूएबल एनर्जी. और जबकि अभी सिर्फ 28% रिन्यूएबल एनर्जी है वर्ल्ड की. ठीक है, वर्ल्ड में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो सिर्फ 28% रिन्यूएबल है, यानी कि 1/3 मान लो आप, चलो थोड़ा और पकड़ के भी. हमें इसको ट्रिपल करना है ताकि हम 70% तक की रिन्यूएबल एनर्जी बना पाए आउट ऑफ टोटल. ओके, और रिन्यूएबल एनर्जी से एक और फायदा क्या होगा, इट विल अवॉइड द 7 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन एज वेल. डिलीवरी ऑफ $100 बिलियन. क्योटो के अंडर में हमने टारगेट रखा था कि $100 बिलियन का फंड सेटअप किया जाएगा, डेवलप कंट्रीज इसमें पैसे देंगी डेवलपिंग कंट्रीज को. बट उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं ज्यादा, कि 2020 तक करना था ये, बट उन्होंने ज्यादा किया नहीं. अब वो उसमें क्या करते हैं कि उसमें फिर वो खेल करते हैं कि जो प्राइवेट वालों ने इन्वेस्ट भी किया ना कहीं देश में, जैसे अमेरिका की किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई सोलर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया इंडिया में, तो वो उसको ही मान लेते हैं, देखिए ये उसी का पार्ट है, फंडिंग आई है आपके यहाँ. भाई वो प्राइवेट वाले का है, वो बिजनेस है प्रॉपर, कोई आपने ग्रांट थोड़ी दिया है. नाउ द रियल चैलेंज वुड बी मेकिंग प्रोग्रेस ऑन फाइनलाइजिंग ए न्यू अमाउंट ओवर एंड अबव द $100 बिलियन फिगर. अब इसके ऊपर जाने की जरूरत है. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड. अभी हम इस पर बात करेंगे.
थोड़ा डिटेल में, लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, ये लास्ट ईयर कॉप 27 के टाइम बनाया गया। ठीक है, मोस्टली एक फेस सेविंग की तरह था। ओके, इजिप्ट में हुई थी लास्ट वाली, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, शम्स चलिए आप ही बताइएगा सिटी कौन सी है। नो, बट नो वन पुट मनी इन इट। लॉस एंड डैमेज फंड बना तो दिया, बट उसमें अभी तक किसी कंट्री ने मनी दिया नहीं है। और ये मोस्टली बनाया गया था स्मॉल आइलैंड कंट्रीज के लिए, जिसका जो कि इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होंगी। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड को वैसे मैं आपके साथ मेन सीरीज में लेना चाहता था, बट इतना ज्यादा डेप्थ में है नहीं वो कि उसको अलग से लेना पड़े। ठीक है, ये कब बनाया गया था? यूएनएफसीसी ट्रिपल सी का जो समिट हुआ था लास्ट ईयर, दैट इज कॉप 27। ओके, इजिप्ट में। यहाँ पर सबने एग्री किया था कि हम लोग एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे। ओके, फिर अब इंडिया ने इस पे क्या कहा कि देखिए आपने ये जो फंड बनाया, आप कह रहे हो कि आप लोग सिर्फ ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज को दोगे। ठीक है, सिर्फ उनके लिए बनाया गया था, लीस्ट डेवलप नेशंस के लिए। बट इंडिया का कहना था नहीं, यू शुड ऑल्सो इंक्लूड इसी में डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, उन्हें भी इस फंड से पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, अब जब क्लाइमेट की बात आती है तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास निकल के आती है। एक होता है मिटिगेशन, दूसरा होता है अडेप्टेशन, और तीसरा होता है लॉस एंड डैमेज। अब देखिए मिटिगेशन की बात हम जब करते हैं जब कोई चीज ऑलरेडी खराब हो चुकी है तो उसको रिवर्स करना है हमें। अरे, जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है क्लाइमेट में वो ज्यादा हो गया है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को हमें क्या करना होगा? हमें कम करना होगा। कम कैसे करेंगे हम? कार्बन को कैप्चर करेंगे एंड स्टोर करेंगे। ठीक है, वेरियस टेक्नोलॉजीज, हम कार्बन को कैप्चर करते हैं और उसके बाद फिर नीचे ले जाकर उसको अंडरग्राउंड रॉक कैवन में स्टोर कर देते हैं। सो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होती है, उसको हम कहते हैं मिटिगेशन, यानी कि हम उस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को एटमोस्फेयर से कम कर रहे हैं। दूसरा होता है अडेप्टेशन। अब जैसे अडेप्टेशन की बात करें तो अब जैसे सी लेवल राइज है, ठीक है, वो ऑलरेडी हो चुका है, उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम समंदर के पानी को लें और उसको आइस में कन्वर्ट करें और फिर अंटार्कटिक और आर्कटिक की आइस को स्टोर करें वापस, कि देखिए इस पानी को हमने वापस से आइस बना दिया तो सी लेवल राइज फॉल कर जाएगा, नहीं हो पाएगा वो चीज। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है? हमें अडेप्ट करना होता है उसके साथ ही, कि अब जो है सिचुएशन यही है, आप एडजस्ट कीजिए, अपने आप को एक्लिमेटाइज कीजिए इसी के साथ साथ। ओके, नाउ लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड में हमारा गोल ये होगा कि आपको जो भी लॉस वगैरह हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, उसके लिए कंपेंसेशन देने के लिए हम लोग कुछ फंड आपको दे सकते हैं। ओके, जैसे पाकिस्तान में फ्लड आया था, या मॉलडीव्स पे रिस्क है कि वो सबमर्ज हो सकता है, बांग्लादेश पे भी रिस्क है अच्छा खासा, वो भी सबमर्ज हो सकता है बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी। ठीक है, तो ऐसे में हम उनको उस लॉस एंड डैमेज के लिए कुछ फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और इसको मोस्टली बनाया गया है स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए ही, जैसे पैसिफिक में हमें कंट्रीज मिलती हैं, तोंगा, फीजी। ओके, इस तरह की कंट्रीज के लिए जो कि बहुत मतलब कुछ ही सेंटीमीटर ऊपर हैं बस ये वहां से। ठीक है, और इस फंड के पीछे प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एक सिंपल सा है, पॉल्यूटर पे। जिसने पॉल्यूट किया है क्लाइमेट को, जिसने सारा डैमेज किया है, वो पे करेगा। तो वैसी बात है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं जिन्होंने पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलो किया, वही इसके लिए पे करेंगे इस फंड को। ओके, नाउ अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएँगी, जैसे इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या नहीं, बट वो मेरे ख्याल से इसके साथ-साथ डिस्कस करना ठीक नहीं है। ज़रूरत भी नहीं है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। ओके, बट प्रीलिम्स के लिए इतना जानना आपके लिए काफ़ी है, कब बना, कैसे बना और ये तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार। अब देखिए ये प्रॉब्लम यहाँ है, ये वाला रीजन। ये मिज़ोरम की साइड रहते हैं कुकीज़। कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ मिजोरम के साइड रहते हैं कुकीज। ठीक है, यहाँ म्यांमार की साइड रहती हैं चिन कम्युनिटीज, एंड दे बोथ हैव एथनिक रिलेशंस। तो ये चिन जो है ना, ये काइंड ऑफ वो माइनॉरिटी है जिनको म्यांमार की मिलिट्री जनता ने बहुत सब्जुकेट किया था। बट आज इस म्यांमार की मिलिट्री जनता के अगेंस्ट जो मिलिट्री रूल स्टैब्लिश किया है इन्होंने, इसके अगेंस्ट सभी एथनिक ग्रुप्स और जितने भी प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस थी वो सब यूनाइट हो गई हैं कि हमें म्यांमार को पहले तो मिलिट्री से रिलीज कराना है। अब जब मिलिट्री इनके अगेंस्ट एक्शन लेती है तो ये लोग भाग के आ जाते हैं म्यांमार में। ओके, और क्योंकि ये इनके रिलेटिव्स हैं तो ये अलाउ नहीं करते हैं
कि हम वापस भेज देंगे आपको या ऐसा कुछ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि आप बॉर्डर क्लोज कीजिए, तो इन्होंने मना कर दिया था, हम नहीं करेंगे, ये हमारे ही लोग हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा बायोमेट्रिक डिटेल्स रखिए इनकी, तो मिजोरम गवर्नमेंट ने वो भी मना कर दिया, हम वो भी नहीं करेंगे। ओके, तो ये कहीं ना कहीं म्यांमार के साथ फिर इंडिया के रिलेशंस को थोड़ा दिक्कत में डालता है कि क्या करें। मिलिट्री ने पावर सीज की थी ऑन 1 फरवरी 2021। ठीक है, इसके बाद एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, पीपल डिफेंस फोर्सेस एंड नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो कि एक्साइल में, ये सब एक हो गई हैं इस वक्त मिलिट्री जनता के अगेंस्ट कि दे नीड टू फाइट एंड पहले इस जनता को हटाना है। ठीक है, वापस से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है। The junta has not succeeded in establishing control over large parts of the country. The ongoing multi-pronged offensive by the resistance force is seen as stiffest challenge to the junta since the coup. Okay, ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेस अब जो चैलेंज थ्रो कर रही हैं म्यांमार मिलिट्री रूल के अगेंस्ट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। नाउ इंडिया का कंसर्न क्या है? एट द इंटरप्शन ऑफ डेमोक्रेसी, जब मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो गया था म्यांमार में, तो इंडिया ने इंगेज करना तो शुरू रखा है जनता के साथ, क्योंकि हमारे वाइटल इंटरेस्ट भी प्रोटेस्ट करने थे और प्रोटेक्ट करने थे। अगर हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, हम इनके साथ डील बंद कर देते कि आप तो मिलिट्री रूल हो, हमें आपसे बात नहीं करनी, तो चाइना बात करता उनसे। ओके, और इंडिया की दिक्कत यही है कि किसी कंट्री के अगेंस्ट अगर हम टफ स्टैंड लेना, तो रिप्लेस करने के लिए उसके पास चाइना कार्ड हमेशा रहता है। देन काफी सारा इन्फ्लक्स हुआ म्यांमारिस नेशनल्स का हमारे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर स्टेट में एट ए टाइम व्हेन सिचुएशन मणिपुर रिमेन्स वोलेटाइल। सो दी एंटी जनता फोर्सेस हैव कैप्चर्ड 2 इंपॉर्टेंट टाउन्स। ओके, 2 इंपॉर्टेंट टाउन्स उन्होंने कैप्चर भी कर लिए हैं और वो कैपिटल की तरफ बढ़ भी रहे हैं। इंडिया यूके एफटीए, तो मैं आपको इसके बारे में काफी 2 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ। रूल ऑफ ओरिजिन ये एक इशू है। ठीक है, आईपीआर रिजीम ये दूसरा इशू है। तीसरा कि इंडिया यूके से आने वाले प्रोडक्ट्स पर काफी सारा टैरिफ लगाता है, ये तीसरा इशू है। नाउ अगर ये सक्सेसफुली हम लोग नेगोशिएट कर लेते हैं, तो इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट विद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन है? हमारा यूरोपियन यूनियन। ओके, तो अगर हम यूके के साथ कर पाते हैं, क्योंकि अब वो बाहर निकल चुका है यूरोपियन यूनियन से, ब्रेक्सिट। ओके, तो ब्रिटेन के साथ अब हम लोग यूके के साथ अलग ही नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर हम लोग ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तो फिर वो एक टेम्पलेट बन जाएगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमें ऐसा ही कुछ एफटीए तैयार करना है। चाइना फैक्टर, चाइना में जब कोविड आया तो सारा डिसरप्शन हुआ, सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई पूरे वर्ल्ड ओवर। हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आने वाला रॉ मटेरियल कम पड़ गया। सो दे ये चाइना पर ओवर डिपेंडेंस के रिस्क को कम करने के लिए सभी कंपनीज ने क्या फॉलो किया? चाइना वन पॉलिसी। ओके, ऑस्ट्रेलिया की ऑलरेडी टेंशन चल रही है चाइना के साथ, यूएसए की टेंशन चल रही है, वो अपनी कंपनीज को इन्वेस्ट नहीं करने दे रहा है वहां पर एडवांस टेक्नोलॉजीज में। ओके, और इंडिया ने भी आरसेप को एग्जिट कर दिया था। आरसेप इज ए चाइना लेड रीजनल ग्रुपिंग। ओके, तो फिर अब हमें देखना पड़ रहा था कि हमें ट्रेड डील्स इंडिविजुअली नेगोशिएट करनी होगी यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ईयू के साथ एंड इवन कनाडा के साथ भी हम ट्राई कर रहे थे, बट वो अभी खालिस्तान वाले इशू की वजह से बंद कर दी हमने उनसे बातचीत। ओके, ब्रेक्सिट होने के बाद यूके को भी अब जरूरत है एक नए मार्केट की, लेकिन वो मना कर रहा है कि हम इंडिया के सर्विस सेक्टर की जो वर्कफोर्स है उसको उतना ज्यादा परमिट नहीं देना चाहते अपने यहाँ। बट इंडिया की डिमांड है कि नहीं, वो तो हमारी स्ट्रेंथ है सर्विस सेक्टर, उसमें तो आपको देना ही चाहिए। तो वो एक और कंफ्लिक्ट की वजह है। However, the size and potential of Indian market offers London a way to compensate for the loss of access to European single market. अब क्योंकि यूरोपियन सिंगल मार्केट से बाहर निकल चुका है यूके, और यूरोप के 27 देशों की जितनी आबादी है ना, उतनी तो हमारे यहाँ अकेले कुंभ मेले में इकट्ठी हो जाती है। तो इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। अब ऑब्वियसली वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो यूरोप की सभी कंट्रीज में फ्री एक्सेस नहीं मिलेगा उसको, लेकिन अगर वो इंडिया के साथ एफटीए कर लेता है तो मोर देन कंपेंसेट कर देगा उस लॉस को। ओके, नाउ गेन्स टू इंडिया, इंडिया को क्या गेन होगा? हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को, जैसे एपरल, जेम्स, ज्वेलरी। देयर इज अ स्टीप डिक्लाइन इन मार्केट शेयर ओवर द लास्ट 5 ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। अब ये यूके क्या करता है, जो छोटी कंट्रीज है ना जैसे बांग्लादेश, ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उसकी नजर में, तो इनको 0% पर इनके यहाँ से आने वाले कपड़ों को एक्सेस देता है। वियतनाम को 0% पर इनके कपड़ों को एंट्री मिल जाती है यूके में। लेकिन जब इंडिया भेजता है अपने यहाँ से बने हुए कपड़े, तो हमें 10% टैक्स भरना पड़ता है। ओके, ड्यूटी लगती है। तो अब इस वजह से क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ से जा रहा है जो क्लोथ, वो हो जाता है एक्सपेंसिव, तो वो उतना ज्यादा सेल वहां नहीं होता। बांग्लादेश और वियतनाम से आने वाला कपड़ा ज्यादा सेल होता है। इसलिए भी अगर हम एफटीए करते हैं तो हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को इस तरह से फायदा होगा, क्योंकि फिर हमें भी जीरो ड्यूटी मिलेगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा तो, राइट। सो इट विल हेल्प रिवाइव द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स because granting zero duty access to Indian textile under the FTA could stress on least developed countries like Bangladesh। तो फिर ये बांग्लादेश के लिए टेंशन वाली बात हो जाएगी।
नाउ यूके के लिए क्या है इसमें, एलिमिनेशन ऑफ ड्यूटी डज नॉट ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन एक्सपोर्ट ग्रोथ, वो तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे ब्रिटिश एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया सच एज कार, स्कॉच विस्की, वाइन, बट इन इन प्रोडक्ट्स पे इंडिया लगाता है 100 से 150% का टैरिफ, ठीक है। और ये सब स्ट्रेंथ है यूके की। हमने उस दिन देखा भी था, यूके डिमांड कर रहा है हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा बनाने वाले हैं अब हम लोग, तो आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टैरिफ कम कीजिए, ठीक है। स्कॉच विस्की 100% टैरिफ लगता है, वाइन्स 100% टैरिफ लगता है। तो यूके भी चाहता है कि इंडिया भी इन सब पे टैरिफ कम करे। ये क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखेंगे ना, तो इंडिया से जो सामान जाता है यूके में, उस पे लगेगा 4.2% ऑन एन एवरेज। बट यूके से जो सामान इंडिया में आ रहा है उस पे लग रहा है 14.6%। तो ये यूके को पसंद नहीं आ रहा है। अगर एफटीए नेगोशिएट कर लेते हैं तो 0% लगेगा दोनों तरफ। नॉन टैरिफ बैरियर, यूके से हमें ज्यादा प्रॉब्लम है कि टैरिफ बैरियर भले ही वो कम लगा रहा है 4.2%, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर बहुत लगाता है। जैसे हमारे यहाँ से मैंगो गए, आपने इसमें केमिकल बहुत यूज किया, आपने इसमें पेस्टिसाइड बहुत यूज किया है, तो हम ये रिजेक्ट कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट। तो ये भी एक तरह का बैरियर ही हुआ हमारे लिए, ठीक है। सिर्फ टैरिफ के फॉर्म में नहीं है, नॉन टैरिफ के फॉर्म में है, लेकिन बैरियर ही क्रिएट कर रहे हो आप। टू एलिमिनेट नॉन टैरिफ बैरियर कंसर्न, इट इज ए कंसर्न फॉर एक्सपोर्टर स्पेशली एग्री एक्सपोर्ट। ओके, वो नए नए नॉर्म्स लगाते हैं वहां पे, रेगुलेशन स्टैंडर्ड क्या है आपके, इसका टेस्टिंग की है क्या आपने ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से पहले, सर्टिफिकेट का है इसका, किसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन किया क्या आपने, जब इंडिया के पोर्ट से निकला ये तो आपने प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन किया। ये सब और किस नाम पे करता है कि वी आर डूइंग दिस टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। ओके, पेस्टिसाइड्स कितना परसेंटेज कौन सा यूज किया आपने, कंटेमिनेंट्स क्या क्या यूज किए, इस तरह की चीजों पे बात होती है, ठीक है। तो इंडियन प्रोडक्ट्स कई बार रिजेक्ट होकर वापस आए। ये नॉन टैरिफ बैरियर से इंडिया काफी परेशान है। दूसरा कार्बन टैक्स, इसको मैंने आपके साथ एक बार इंडिया एक्सप्रेस डिस्कशन में ही डिस्कस किया था। इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लो स्टील प्रोड्यूस हो रहा है यूके में, और उस पर एनवायरमेंट के नॉर्म्स बहुत टफ हैं, ठीक है। आप पॉल्यूशन नहीं कर सकते, आप जो भी कार्बन गैसेस वगैरह रिलीज कर रहे हैं उनको कैप्चर करना होगा आपको, यहीं पे एनवायरमेंट में रिलीज नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है, वहां पे बनने वाला स्टील क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव, ठीक है। इंडिया में जो स्टील बन रहा है उस पर इतने ज्यादा नॉर्म्स ही नहीं है, कोई एनवायरमेंट की ऐसे टेंशन नहीं है, कोई ऐसा लेबर का इशू नहीं है, ठीक है। तो इंडिया का स्टील होता है थोड़ा सा चीप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एमिशन एमिशन करना है कर लो। तो उसमें क्या होता है कि अब एमिशन करने की वजह से आपका जो प्रोडक्ट चीप हुआ ना, उतना टैरिफ लगाएगा यहाँ पे यूके, राइट। इसको कहते हैं कार्बन टैक्स, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले दोनों स्टील मैन्युफैक्चरर्स को। यूके इज लुकिंग टू इम्पोज ए लेवी ऑन मेटल इम्पोर्ट्स एंड ईयू स्टाइल कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबीएम, ये यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग न्यूज में था, ठीक है। उसने भी कहा था कि मैं कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाऊंगा आप पे, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे एनवायरमेंट रेगुलेशन नॉर्म फॉलो नहीं कर रहे, यानी कि आपकी कंपनीज को ज्यादा चीजों से कंप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, तो आपके यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट सस्ता है, और हमारे यहाँ पर कंपनीज को कंप्लाई करना पड़ेगा टफ रेगुलेशन, रेगुलेटरी नॉर्म से, तो हमारा स्टील महंगा होगा। ओके, तो इसका जो डिफरेंस होगा बीच का, उसे कहेंगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यानी कि जब इंडिया का स्टील यूरोप की बॉर्डर में एंटर करेगा तो उस पर एडिशनल टैक्स देंगे, उसको कहते हैं कार्बन टैक्स। ओके, तो अगर आपको एग्जाम में सिर्फ ये टर्म पूछा जाए, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसके कंटेक्स्ट में न्यूज में था, तो ये था यूरोपियन यूनियन के, ठीक है। यूरोपियन यूनियन लगा रहा है पहले, और यूके भी इसी लाइन पर लगाना चाहता है ये टैक्स, राइट। तो उसने काफी सारे प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट भी करें, जैसे ग्लास, आयरन, स्टील, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, मैं इन पर लगाऊंगा कार्बन टैक्स। ओके, यहाँ पर ये भाई साहब ने शपथ ले ली है, मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट बन गए, और इन्होंने फिर वही धमकी दी है कि मैं एक्सपेल करूंगा फॉरेन ट्रूप्स को जो कि इंडिया के हैं। ओके, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पहले क्या करता था, रेलवेज भी मार्केट से बोरोइंग करता था, एनएचएआई भी बोरोइंग करता था, बट अब सेंटर ने कहा है कि आपको पर्सनली बोरो करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूरा से बजट से ही जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा आपका उसको बियर करेंगे। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, आईपीएफ समिट कंक्लूड हुआ है सैन फ्रांसिस्को में। ओके, इसके बारे में मैंने आपसे 2 दिन पहले बात की थी, इससे रिलेटेड इस टॉपिक पर पीडीएफ भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी थी, तो वहां से देख लेना। नेक्स्ट इज की यहाँ पर यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि वी विल बैन द सेल ऑफ टैंकर्स फॉर क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू रशिया टू प्रिवेंट मॉस्को बाईपासिंग वेस्टर्न सैंक्शन। ये कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज है जिसमें शिप्स कैन नॉट बी रीसोल्ड टू रशिया। ऐसा नहीं कि इंडिया ने खरीद ली यूरोप से शिप्स और उसके बाद ये शिप और टैंकर वो रशिया को सेल कर ले, तो नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट में ही ये क्लॉज डाला जाएगा कि आप ये थर्ड पार्टी को सेल नहीं कर सकते। नाउ इंडिया ने इनवाइट किया है ये अपनी ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज को कि आप भी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ज्वाइन कीजिए।
ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये 3 कंट्रीज ने मेजरली स्टार्ट किया था, इंडिया, ब्राजील एंड यूएस, और तीनों टॉप 3 प्रोड्यूसर्स हैं। हेल्प टू बिल्ड वर्ल्ड वाइड मार्केट फॉर ट्रेड बायोफ्यूल। नाउ इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ मिक्सिंग 10% इथेनॉल इन पेट्रोल, ये हमने अचीव कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट गोल है 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल के साथ बाय 2025। इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। ओके, तो ये बायोइथेनॉल एक फार्मर की इनकम भी बढ़ाएगा। जैसे मैंने आपके साथ क्रॉप रेसिड्यू वाला जो मेंस 450 प्लस का वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि उसको कट करने या बर्न करने से बेटर है कि हम उसको बायोइथेनॉल प्लांट लगा दें वहां पर और उसको बनाने में यूज करें, जो कि सेकंड जनरेशन फ्यूल में आता है। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन सब डिस्कस किए मैंने आपके साथ। सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर एज वेल एज एमिशन भी कट डाउन करेगा जो कि चलाने से होते हैं। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस है। मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट के अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं। सो इट विल एक्सपेडिट द ग्लोबल अपटेक ऑफ बायोफ्यूल्स। अभी अलायंस में 22 मेंबर्स एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो बढ़ती रहेगी मेंबरशिप। नाउ स्टैंड इंडिया स्टैंड्स रेडी टू शेयर टेक्निकल कैपेबिलिटीज रिलेटिंग टू डीपीआई। आज ही सुबह मैंने आपके साथ डिस्कस किया है मींस 450 सीरीज में। Okay, and knowledge resources for empowering the people of global south, the role of technology in social transformation and economic empowerment. Okay, that's it for this session, and please do join that mains 450 plus program. Okay, क्योंकि उसके दो फायदे होते हैं, एक तो वो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करेगा ही नेक्स्ट ईयर, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि प्री के बाद आप सोचेंगे कि मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर लूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। और दूसरा कि डेली आप लोग जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, वो सेम चीज़ें बार बार रिपीट होने से बचेंगी। आपका डेली न्यूज़पेपर में एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स वो सेव करेगा। ठीक है, जब आपके पास सारी चीज़ें पहले से पता होंगी तो आपको बार बार सेम चीज़ें न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे, कीप लर्निंग।